अब जरा बताना व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र न हो, ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र न हो। अगर आम बोलचाल में बोले हाँ तो वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। तो इतना तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। और व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी में? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33। हमने अक्षर या वर्ण नहीं पूछा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। लेकिन व्यंजन कितने होते हैं? 33। 36 नहीं बोलेंगे, क से ज्ञ तक, है ना। उसके पीछे कारण क्या है वो भी हम बताएंगे। अब हम लोग ये पढ़ लिए। इसके अलावा जैसे व्यंजन समझ गए तो व्यंजन के अलावा हमें क्या समझना है कि कौन सा कहाँ से बोला जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लें। जैसे कि ये चीज़ देखते हैं, ये देखो, जैसे मैं ये लिख दिया हूँ, ये क्या लिखा है? अच्छा, ये क्या लिखा है? अंगन है, ड़ है, समझ में आ रहा है? अच्छा ये देखो क्या है? ज है ना। अब ये देखो क्या है, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? अब ये देखो जैसे ये क लिखा हूँ तो ये क्या है? देखो हर जगह पर एक ठो हमने क्या दिया, बिंदु दिया है कि नहीं दिया है? तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? और इस बिंदु को क्या कहते हैं? उसको जो है इसको क्या बोलते हैं? लाघव। ऐसे होता है जब कोई हम संक्षिप्त में लिखते हैं, जैसे ठीक है ना, जैसे ये लिखते हैं मिस्टर, है ना, तो ये वाला लाघव चिन्ह है ना। अच्छा, तो इसको बोलते हैं, देखो, पंचमा अक्षर। कौन सा बोलते हैं? क्यों बोलते हैं भाई? ये देखो पंचमे अक्षर, अंग पांचवा लेटर में है ना, क ख ग घ अंग। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं अनुस्वार। पता है? कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको क्या बोलते हैं? नया चीज जान लो, उत्क्षिप्त चिन्ह। समझ में आया? या ताड़न जात। समझ में आया कि नहीं? ताड़न जात बिंदु है, ताड़न जात चिन्ह है। समझ में आया? इसके अलावा उत्सृप्त भी बोलते हैं, लेकिन याद रखना इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? ताड़न जात। क्यों बोलते हैं मैं बता दूंगा। ये उत्क्षिप्त मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूँ। फेंका हुआ। देखो इससे क्या कभी भूलेगा नहीं। उत्क्षिप्त मतलब, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। ड और ढ को बोलकर देखो, तुम्हारा जीभ फेंका जाएगा। बोल करके देख लो प्रैक्टिकल। ड बोलो, एक बार ड बोलो, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा जीभ फेंका रहा है कि नहीं। फेंका हुआ अर्थात ताड़न जात, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? जब कोई बिंदु किसी वर्ण के पहले लग जाता है, देखो पहले लगा है कि नहीं, तो क्या है? नुक्ता है। समझ में आया? अब देखो नुक्ता के विषय में सबसे पहले किसने बताया तो बता दो। अगर चर्चा हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मतलब आ सकता है हिंदी पुलिस के लिए, एसएससी के लिए जो है, चाहे कोनो एग्जाम के लिए, इससे डीप कोई पूछे नहीं सकता है। ये भी गारंटी मैं देता हूँ। ना कोई पढ़ा भी सकता है, ये जान लो। एक किताब पढ़कर कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ। इसलिए किताब के बारे में कभी मत पूछना कि कौन सा किताब लूँ। एक किताब कोई भी ले लो, प्रैक्टिस करो। तो बताओ इसके बारे में किसने बताया? ये नुक्ता है। हाँ, तो हिंदी में सबसे पहले अगर नुक्ता का प्रयोग कोई करना शुरू किया तो उनका नाम था राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद। इतना बड़ा नाम था। ऐसा बोलते हैं सितारे हिंद बोलते हैं, लेकिन उनका नाम क्या? जैसे मैदान जंग बोलते हैं, है ना, ऐलान जंग, लेकिन ऐलान ए जंग ये होता है। तो नुक्ता के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया और प्रयोग किया, ठीक है ना, तो किसने बताया? क्या हमने बताया? राजा शिव प्रसाद। मैं राजा लिख दूं? लिख देता हूँ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितार इतना बड़ा नाम है, हमें बस याद रहे शिव प्रसाद तो भी सही है कि नहीं? सितारे हिंद। इन्होंने हिंदी में कुल 5 वर्णों पर, कुल 5 अक्षरों पर नुक्ता का प्रयोग किया था। लेकिन जैसे ही NCERT पढ़ेंगे किताब, तो NCERT में कुल 3 नुक्ता का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन 5 हैं। 5 का प्रयोग इन्होंने किया। इन्होंने बताया कि क्या क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि ये क्या है? क नुक्ता, ठीक है ना, ख
ग, उसके बाद में ज, तो ये ज हो गया, है ना। देखो अंतर है कि नहीं, मैं बोला तो एक फ एक फ, समझ में आया। ये हाँ, बस यही 5 वर्ण है जो नुक्ता वाले वर्ण हैं, ठीक है ना। और इन्हें जिस भी हिंदी के अक्षर पर नुक्ता लग जाए उन्हें हम विदेशी वर्ण बोलते हैं या आगत वर्ण बोलते हैं, है ना। विदेशी वर्ण या आगत वर्ण। और ये आया कहाँ से है, तो फारसी से आया है। कहाँ से आया है, फारसी से आया है। लेकिन NCERT का अगर जब किताब पढ़ा जाए, NCERT का, तो उसमें ख, देखो एक ख होता है, एक ख होता है ना, एक ज और एक फ, ये 3 का वर्णन मिलता है। तो अब समस्या है कि एग्जाम में हम लगाएंगे क्या, और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में क्या मान रहा है। ये देखो वर्तमान की अगर मैं बात कर दूं तो वर्तमान में केवल 2 ही मानक हैं, ये ज और फ, ठीक है ना। तो ये क्या पूछेगा, वर्तमान में नुक्ता का प्रचलित रूप है तो 2, ज और फ, ठीक है ना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कितने अक्षरों पर नुक्ता का प्रयोग किया, 5। सितारे हिंद लिखा हो ना। निम्नलिखित में से शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार नुक्ता वर्ण नहीं है। अब ये 3 दे देगा, कोई एक नहीं देगा, है ना। इनमें से कोई दे देगा तो 5 याद होना चाहिए ना। लेकिन अगर कोई पूछ दे, केवल इतना पूछ दे, नुक्ता का मानक वर्ण कितने हैं या नुक्ता वाले वर्ण कितने हैं, तो बताएंगे 3। ये 3 इसलिए बताएंगे। NCERT के क्या ये मानक, इससे बेहतर कोई किताब हो ही नहीं सकता है, NCERT और SCERT, क्योंकि ये छन कर आता है। छन कर आने का तात्पर्य क्या है कि वहाँ ये किताब विद्वान बनाते हैं। इस पे आप चैलेंज कर सकते हैं आयोग को, लेकिन कोई गाइड पढ़कर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये बातें हमें याद होना चाहिए। ये थोड़ा सा जैसे ही नुक्ता लगता है उसका प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है वो क्या होता है, बदल जाता है। ख, ह, ज, ज, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो इस तरीके से ये नुक्ता के बारे में सीख गए। क को भी क, हाँ, और हाँ बस थोड़ा सा ही बदलेगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, ताड़न जात। तो जब ये हमें ताड़न जात अक्षर के बारे मतलब चिन्ह के बारे में पता चल गया तो हिंदी खत्म। मतलब ये समझ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ताड़न जात वर्ण है, तो जिस वर्ण पे ये ताड़न जात चिन्ह लगेगा वो ताड़न जात है। और हिंदी में केवल 2 ही ऐसे वर्ण है, कौन कौन, ड़ और ढ, है कि नहीं भाई। हम लोग ये पढ़ना जब लिखते हैं तो ये वाला यूज करते हैं कि नहीं, कि क्या हम लोग ये यूज करते हैं, ऐसा तो है नहीं। पढ़ना, पढ़ना। और लड़का लिखते हैं तो ये वाला यूज करते हैं कि नहीं। तो हिंदी में ताड़न जात अक्षर कितने हैं, 2 ही हैं ना। ये ड़ है, ये ढ है। अंग देखो आगे है, अंग क्या है, आगे है मेरे हैं। ये ताड़न जात नहीं है, ताड़न जात का मतलब नीचे लगेगा। आगे वाला पंचमा अक्षर लिखा तो हूँ, हाँ 5वें अक्षर पे लगता है, ठीक है ना। अर्थात नासिक से बोला ये भी जाता है। क वाला अनुस्वार, अ आ इ पढ़ते हैं ना, अंत में पढ़ते हैं अंक अह, तो लोग पढ़ते हैं अंक से अंगूर, अह माने कुछ ना, लेकिन वास्तव में अंग माने भी कुछ नहीं होता है। समझ में आया, क्योंकि अयोगवाह इसको बोलते हैं। अयोगवाह मतलब विसर्ग, जिसका वहन ना हो, है ना, जिसका योग होकर वहन ना हो उसे अयोगवाह बोलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कभी भी अंग और अह से कोई वर्ड मतलब शब्द, वर्ड मतलब शब्द का शुरुआत हो ही नहीं सकता। कोई एक भी शब्द बता दो, हैं, अह और अंग से कोई शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। लोग बोल दें अलग बात है कि अंग से अंगूर किताबों में देता है, लेकिन वो क्या हमने बताया गलत है। समझ में आया। अब देखो, जैसे अनुस्वार विसर्ग से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, वैसे ताड़न जात से भी कोई शुरुआत नहीं होता। कोई एक शब्द भी बता दो जो ड़ से शुरू हुआ हो, ढ़ से शुरू हुआ हो, डिक्शनरी ढूंढ लेना, कहीं नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से ताड़न जात के बारे में हम लोग सीख लिए, हम लोग नुक्ता के बारे में सीख लिए, हम लोग अनुस्वार के बारे में सीख लिए, और हम लोग पंचमा अक्षर के बारे में सीख लिए। समझ में आया।
हम लोग ये भी बात सुने थे कि अनुस्वार के इस बिंदु में और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है। इसमें नाक से हवा ज़्यादा निकलता है और उसमें नाक से हवा कम निकलता है। कंकड़ बोलकर नाक बंद कर देखो, नाक फूल जाएगी, बताए थे कि नहीं, कंकड़ नाक फूल जाएगी। लेकिन चाँद जब बोलेंगे तो कम हवा निकलता है। तो इस तरीके से, और हमने ये भी बताया था कि ये आपका तत्सम रूप में आएगा और वो किस में आएगा, तद्भव में आएगा। जब तत्सम तद्भव पढ़ेंगे तो वो निश्चित रूप से आ जाएगा। कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ कंसेप्ट अगर पढ़ लेते हैं तो तत्सम तद्भव भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वो प्रैक्टिस का चीज़ है, लिखना है फटाक से लिखो इसको। तो व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कंपन या घोषत्व के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार हैं तो पढ़े हैं, घोष और अघोष। उसी घोष को सघोष भी बोलते हैं, है कि नहीं। एक होता है स्पर्श के आधार पर, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो ये इस तरीके से 3 प्रकार का हो गया। प्राण वायु के आधार पर 2 प्रकार के, अल्प प्राण, महाप्राण, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह सीखते हैं कि वास्तव में व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक तो है स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। पहला क्या हमने बताया, अगर व्यंजन के प्रकार में पढ़ें तो पहला हमने क्या बताया, स्पर्शी व्यंजन, है ना। ये देखो स्पर्शीय लिखा हूँ, वो भी सही है, स्पर्शी लिखूंगा तो भी सही है। स्पर्शी व्यंजन, इसी को क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। अब देखो ये वर्गीय व्यंजन क्यों बोले, हाँ हाँ, अच्छा। और दूसरा हमने क्या बोला, अंतःस्थ, यही सही लिखा हूं ना कि चढ़ा दूं, समझ में आया। अब देखो एक और क्या होता है, उष्मा, है ना। ठीक, ये 3 व्यंजन है, व्यंजन जोड़ लो, ये हो गया व्यंजन और ये भी हो गया व्यंजन। तो इस तरीके से 3 प्रकार के हैं। अब इनके अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे घोष अघोष, है कि नहीं, और अल्प प्राण महाप्राण, वो भी याद नहीं करना पड़ेगा। 2-4 चीज़ें बस याद रख लेना तो तुम लोगों को मतलब रटना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है। अब जरा बताना स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय क्यों बोले, क्योंकि स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो तुमने बताया कि 25 है, तो कहाँ से कहाँ तक लेके, क से लेकर के म तक है, यही है ना, क से म तक। अब देखो क से लेके अंग तक है, तो अब बताओ क ख ग घ ग, है कि नहीं। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क वर्ग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। ऐसे ही जाते 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 म वर्ग तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अब बताओ स्पर्श व्यंजन को हम लोग, म वर्ग नहीं है, प वर्ग है ना। तो प फ ब भ, सही है, हैं? अरे गधेड़े, सही है ना। तो अब देखो ये क्या है, क से हम प तक ले गए, इसका मतलब च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। ये एक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं, इनका एक अपना वर्ग है, इसीलिए हम स्पर्श व्यंजन को क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। अब सबका कहाँ कहाँ से है, तो इसको तो हमें लगता है कोई नहीं याद करेगा, सबका जो है कि सबको आता है। क ख बोलकर देखो कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है, क ख ग, तो इसलिए क वर्ग को क्या बोलते हैं, कंठ। ठीक है ना, मतलब कंठ से बोला जाता है तो कंठ्य लिखते हैं, यही ना लिखते हैं, कंठ्य। कोई दिक्कत। ऐसे ही अब मैं सभी का लिख देता हूँ, जरा बताना च वर्ग को बोलो, च छ ज। देखो जब भी स्पर्श व्यंजन का ध्यान रखना है, हमें जीभ की क्रियाशीलता को देखना है, समझ में आया। तो चलो च वर्ग हो गया, तो च वर्ग च छ ज जब पढ़ो फटाक से, है ना। देखो च छ, तो जीभ तुम्हारा तलवे पर लग रहा है कि नहीं, मतलब तालु से बोल रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तालव्य। कोई दिक्कत। अच्छा ट वाला बोलो तो तुम्हारा जीभ मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब तुम लोगों को क आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, मूर्धन्य, है ना, ये तो आता ही है। अब त बोल कर देखो तो द से आ रहा है कि नहीं,
तो मतलब कि ये भी नहीं याद रटना है कि नहीं। और प वाला बोलो तो देखो प फ ब ओठ लड़ रहा है ना, तो ओष्ठ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि दिख नहीं रहा है, यहीं पर लिख देता हूँ। प वर्ग को क्या लिख देता हूँ, बोल दो जरा, ओष्ठ। अब ये तो नहीं रटना है कि नहीं, कि रटना पड़ेगा। तो हमें लगता है ये तो सभी को याद है। अब देखो क्या है कि इसको मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये हम बोल बोल करके क्या कर लेंगे, सीख लेंगे, क्योंकि बोलेंगे तुरंत पता चल जाएगा ना कौन सा कहाँ आवाज आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जो कि मूर्धन्य हैं, जो कि दंत हैं, जो कि तालव्य हैं, लेकिन हम एक वर्ग में करके बता रहे हैं, वर्गीय में, है कि नहीं। अभी बहुत सारे हैं, अभी तो स्वर वाले में भी आएंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये हो गया। अच्छा, ये बच गए अंतस्थ, ये बच गया उष्म, ठीक है ना। तो अब जरा बताना अंतस्थ में क्या क्या आता है, य र ल व, है ना। अच्छा, उष्म में क्या क्या आता है, तीनों स, है ना, स क्रम से लिखूं, है कि नहीं, ताकि तुम लोगों को वो क्रम भी सही रहे। स के बाद यही षटकोण सा आता है ना, फिर स, फिर ह, ठीक है। बस इसके बारे में तो देख लिए, स्पर्श के आधार मतलब ऐसे स्पर्श, अंतस्थ और उष्म, समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन ये बना हुआ है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, स्वर तो पढ़े हैं, अर्ध स्वर बताओ। हाँ, य, बस, हैं, य भी है और व भी है, और मेरी मानो तो र भी है और ल भी है, समझ रहे हो। लेकिन हिंदी का जहाँ तक सवाल है, हम किसको मानकर चलते हैं, य और व। उसके पीछे मैं कारण भी बताऊंगा कि ये चारों कैसे हैं और हिंदी में ये दोनों कैसे हैं, ठीक है ना। अब देखो, इनको बोला गया अर्ध स्वर ना, अर्थात अंतस्थ को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। क्यों अंतस्थ बोला गया, मतलब ऐसे वर्ण जो स्वर तथा व्यंजन दोनों की तरह उच्चरित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। अब तुम ही बोलो, मैं बोलूं गई, मैं बोल रहा हूं, देखो सुनो ना, ये मैंने बोला गई। अच्छा, दोनों में क्या क्या लगता है, दोनों की क्या पढ़ेंगे, गई पढ़ेंगे कि नहीं। अब देखो, इस ई की जगह ई पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि है क्या, यह है ना, यह मात्रा भले ही लगा है, समझ में। अब तुम सोचो ये क्या लिखा है, बोलो। अब ये क्या लिखा है, कौन सा शुद्ध है, ये शुद्ध है ना। लेकिन यकीन मानो कि कौवा कौवा दोनों एक ही जैसा बोलते हो ना, इस आ के जगह क्या यूज हो गया, वाह, वह यूज हो गया कि नहीं। अब बताओ, स्वर के जगह व्यंजन का यूज हो रहा है कि नहीं। तो मतलब ऐसा उच्चारित कर रहे हैं कि वो स्वर की तरह और व्यंजन की तरह दोनों तरह व्यवहार कर रहा है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। अगर इससे भी कोई ना माने तो एक और जुगाड़ है। इतना समझ में आया ना, एक और जुगाड़ है, देखो प्रूफ के साथ मतलब पढ़ेंगे तो कोई काट नहीं सकता है। चलो भैया, तुम लोग खूब पढ़े हो, स्वागतम पढ़े हो कि नहीं, या स्वागत समझ लो, पढ़े हो। संधि विच्छेद खूब आता है कक्षा 10 में, तो क्या पढ़े हो, सु धन आगत, मेरी बात समझे। अब देखो, उ जुड़ा प्लस आ जुड़ा, क्या बन गया, वाह। देखो स्वर से ही क्या बना, व्यंजन बन गया कि नहीं बन गया। अब बताओ, ये स्वर से स्वर बनना चाहिए ना कि व्यंजन बनना चाहिए, बन गया व्यंजन। इसका मतलब यह अर्ध स्वर हुआ कि नहीं हुआ, मेरी बात समझे। अच्छा चलो, ये वाला भी दिखा देते हैं। भाई पढ़े हो प्रत्येक, क्या पढ़े हो, प्रति धन एक। अब तुम बताओ, यहाँ पर छोटी ई प्लस ए है, तो ये हो गया कि नहीं हो गया, हुआ। तो अब बताओ, दोनों स्वर मिलकर यह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यह भी क्या हुआ, अर्ध स्वर हुआ। समझ गए कि नहीं, पक्का। बस बस बस, ये 4 ही अर्ध स्वर होगा। लेकिन हिंदी में ये भी सुनिए ना, हमें हिंदी का एग्जाम देना है ना, संस्कृत का एग्जाम नहीं देना है। संस्कृत में 4 अर्ध स्वर हैं, अंतस्थ हैं, लेकिन हिंदी में अंतस्थ हैं तथा अर्ध स्वर य तथा व है। अब जरा बताना कि इतना संधि पढ़ लो कि कहीं स्वर से र बनेगा, कहीं ल बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन एक जगह और बनेगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मान कर चलते हैं य और व को अर्ध स्वर, क्लियर है। लेकिन
सभी के सभी अर्धस्वर हैं। कैसे है मैं दिखा रहा हूँ, इसको तो मिटा सकता हूँ, बाकी ये तुम लोग लिख लेना, ठीक है। अब देखो क्या है, जरा बताना संस्कृत में कितने स्वरों की संख्या है? 13 है ना। उसमें क्या बढ़ गया था? री का दीर्घ बढ़ गया था और एक री बढ़ गया था। बढ़ गया था कि नहीं? तो देखो जब तुम पढ़ोगे महाधन ऋषि महर्षि, र आता है कि नहीं आता है? तो ये देखो री और अ से र बना कि नहीं बना? अब ये देखो री और अ से ल बना, समझे कि नहीं? तो अब बताओ ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो स्वर से ही क्या बनेगा? स्वर बनना चाहिए ना, लेकिन बन क्या गया? व्यंजन क्या गया? व्यंजन। तो ये भी अर्ध स्वर हुए कि नहीं हुए बता दो, इसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भैया चारों बता दिए, अब कैसे बताएं? ये व भी बनेगा, ये य भी बनेगा, र भी बनेगा, ल। अंतस्थ को क्या बोलते हैं फिर? अर्ध स्वर। समझ में आया? ये अर्ध स्वर है, लेकिन हिंदी में अभी तक एग्जाम में जितना पूछा है य और व को ही माना है। क्लियर है? 2 तो याद रहेगा दिमाग में। जैसे संस्कृत बस, और मूल भाषा की जब बात करें, मूल भाषा अर्थात संस्कृत, तो चारों हो जाएंगे, और चारों का प्रूफ हमने दे दिया है, ठीक है। हाँ यही देता भी है, किताब भी उठाएंगे तो भी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ। एग्जाम में भी यही दोनों आज तक पूछा है, ये कभी नहीं पूछा है। समझ में आया? नहीं। अब याद रहे, अब इनको और क्या कहते हैं, तो देखो इस ल का अन्य नाम क्या है? दे देगा निम्नलिखित में से पार्श्विक वर्ण है। तो रट लें अलग बात है, अगर समझ गए तो जिंदगी में नहीं भूलेगा। तो चलो ऑप्शन मैं देता हूँ, ये मिटा रहा हूँ, इसको जो हम लोगों का काम के लायक है वो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन बोल दिया निम्नलिखित में से पार्श्विक वर्ण है या पार्श्विक व्यंजन है, कुछ भी दे दिया और एग्जाम्पल दे दिया। जैसे मान लो ये दे दिया एक ऑप्शन, ठीक है ना, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ये ABCD है। बताओ कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या होगा? हमने क्या पूछा? पार्श्विक वर्ण है या पार्श्विक व्यंजन है? पहला। अरे ये तो उच्छिप्त है, ये तो हो ही नहीं सकता, ताड़न जात लगा है, ताड़न जात है, ठीक है ना। ये ल है, ये रटा है, देखो कितना अच्छा है, ये एकदम ल। समझ में आया? हाँ अब जरा ल को ध्यान से बोलना, ल अच्छे से बोलो। अब हवा निकाल कर बोलो ल। तो जब ल बोलोगे तो तुम्हारा जो हवा है वो किनारे से आएगा, मतलब जीभ के किनारे से आएगा। दूसरा वर्ण बोलने के बाद ल बोलकर देखो, र बोलो, अंतर समझ में ल में। तो तुम्हारा जो जीभ है ना, ये देखो जीभ भी मैं बना दे रहा हूँ, ये तुम्हारा जीभ हो गया। जब तुम आवाज बोलोगे तो यहाँ से हवा निकल रही है। पार्श्व मतलब किनारा, पार्श्व मतलब अर्थात ल बोलने पर हवा जीभ के किनारे से निकलती है। नहीं विश्वास है तो बोल करके 5-6 बार देख लो। इसीलिए ल को कौन सा वर्ण बोलते हैं भाई? पार्श्विक व्यंजन। समझ में आया कि नहीं? ये पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ल बोलेंगे, कोई दिक्कत? चलो र बोलकर दिखाओ। जीभ ऐसे लपलपा रहा है ना, मतलब लुंठित, इसको क्या बोलते हैं? समझ गए कि नहीं? तो रटना पड़ेगा क्या? तो मतलब पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि रटना ना पड़े, नहीं तो सब लिस्ट बना करके रटेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? इसके बारे में मैं बता चुका हूँ ना। देखो इसका कितना नाम है। एक तो बात है कि ये डमरू ड है ना, ये डमरू ड के साथ साथ थोड़ा सा ताड़न जात क्या लगा दिए कि दूसरा रूप बदल लिया, मतलब ताड़न जात अक्षर है, उच्छिप्त अक्षर है। क्लियर है ना? मैं लिखवा दूंगा। उच्छ्रिप्त भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उच्छ्रिप्त भी, जैसे उच्छ्रिप्त। क्लियर है? इसके अलावा देखो क्या क्या बोलते हैं। ये 2 रूप इसका दिखा रहा है कि ना, इसमें 2 गुण आ जा रहा है कि नहीं, ड का भी और ड का भी, तो इसे द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। क्यों द्विगुण व्यंजन बोलते हैं? क्योंकि ये 2 तरीके का गुण प्रदर्शित करता है। ड से डमरू है कि नहीं, ड और ढ। समझ में आया? अब देखो इसको और क्या बोलते हैं? द्विज भी बोलते हैं। ये नया नाम सुने होंगे, द्विज। द्विज मतलब दोबारा जन्म लिया हुआ।
दोबारा जन्म लिया हो मतलब ड से क्या हो गया, ड से, उसकी पुनः जन्म हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखो इसका 4-5 नाम सीख गए, उत्सृप्त, उत्क्षिप्त, ताड़न जात, द्विज, द्विगुण। समझ में आया। अच्छा ये बताओ, ये ड से ही न बनाए हैं, तो इससे इसका विकास हुआ कि नहीं, विकसित वर्ण भी हो गया। समझ में आया कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित वर्ण है, जिंदगी में नहीं पढ़े हैं विकसित वर्ण, क्या लगाओगे, ड़ लगाओगे। समझे कि नहीं, है ना। लिखवा देंगे एक अलग, जो मतलब महत्वपूर्ण है उनका अलग अलग नाम ही लिखवा देंगे। लेकिन अगर मेरी बात समझ में आ रही है, मैं कारण भी बता रहा हूँ उसका नाम क्यों पड़ा, है ना। द्विज मतलब दोबारा जन्म लेना, ड से ड़ बना, दोबारा जन्म लिया। भाई 2 तरीके का गुण दिखाता है, कभी ड कभी ड़, द्विगुण हो गया, है ना। ड से ही इसका ड़ हुआ है। अब ये बताओ, अगर मैं इस पे लिख दूं बीच में, तो इसको ड़ पढ़ोगे, नहीं ना पढ़ोगे, ये क ही है ना। तो बताओ अब इसका विकास हुआ है किससे, ड से, तो विकसित अक्षर हो गया कि नहीं हो गया, विकसित व्यंजन हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है। चलो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, ये यहाँ तक तो मिटा रहा हूँ, क्या ये चीज़ें मैं नहीं मिटा रहा हूँ, इतना समझ में आ गया है ना। तो बस याद रहे, स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक, क्या बोलेंगे, क से म तक, प से लेकर के म तक न जाओगे, क से लेकर म तक क्या है स्पर्श व्यंजन, अर्थात कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, ठीक है ना। अर्ध स्वरों की संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या। अब देखो 25 8 कितना हुआ, 33। इसका मतलब कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए ना। क्यों 33 देता है, रटेंगे तो थोड़ी, कारण भी तो होना चाहिए। 25 5 का वर्ग है, 25 वो हो गया, 4 ये और ये, 25 8 33। अर्थात व्यंजनों की संख्या, हिंदी में व्यंजनों की संख्या क्या है, 25, हाँ 33 है, ठीक है ना, 33 है। कितने हैं, 33 है। ऐसे अक्षरों की जब वर्णों की संख्या बात करते हैं तो 52 है। क्यों, क्योंकि 11 तो स्वर बचे हैं, 2 अनुस्वार, 2 ताड़न जात, 4 क्या आ जाएंगे, संयुक्त। समझ में आया कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इतना क्लियर हुआ, पक्का। अच्छा एक क्वेश्चन मैं मन में बन रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा मानक वर्ण और अमानक वर्ण, वर्ण को अगर 2 भागों में विभाजित करें मानकता के आधार पर, तो ये क्या हो सकता है, मानक वर्ण और अमानक वर्ण। निम्नलिखित में से एक अमानक वर्ण है, जैसे इसे दे दिया मैंने, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। निम्न में से एक अमानक वर्ण है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है, और दे दें कि रहने दें, चलो एक ठा और दे देते हैं। चलो बताओ, मानक वर्ण है, अरे अमानक वर्ण यही पूछे है ना। निम्नलिखित में से अमानक वर्ण है, ये 4 ऑप्शन मैंने दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। तुम बताओ, अलग लग रहा है इसीलिए मार दिए इसको, दूसरा। ये अलग लग रहा है इसलिए मार दिए ना, नहीं हम सोचे ना, हाँ अमानक हो रहा है, मतलब इसका मानक नहीं। अब देखो क्या होता है, ये मानक किसे हम कहते हैं, देखो स्टैंडर्ड, मानक मतलब स्टैंडर्ड। भाषा का स्वरूप क्या होता है, बदलता रहता है, तभी संस्कृत से हम लोग कहाँ आ गए, हिंदी पे। उसी तरीके से भाषा लिखने का प्रचलन भी क्या होता है, बदलता रहता है, वो अपना स्वरूप क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये वास्तव में जानते हो क्या है, झ है, ये क्या है, लेकिन झ को अब ऐसे लिखा जाता है क्या, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये झ का कौन सा रूप है, और ये कौन सा रूप है, मेरी बात समझे कि नहीं, अमानक रूप है झ, समझे कि नहीं, बोलो। उसी तरीके से जब मैं बात करूंगा कि ये अ है ना, ये मानक रूप है, लेकिन पहले अ ऐसे लिखा जाता था, समझ में आया। तो ये अमानक है, ये क्या है, अमानक वर्ण है, या स्वर बोलिए चाहे अक्षर बोलिए, और ये क्या है, मानक है। 2 चीज़ नया मिला होगा, मैं जानता हूँ।
ये दोनों किताब पढ़ते रहो, मैं बता दिया कि ये दो चीज़ नया पाए हो, है कि नहीं। क्वेश्चन अगर बना दिया तो अलग बात है, तुक्का लहा लिए कि ये सब तो पढ़े, यही वाला नहीं पढ़े, इसी को मार दें। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में दे दिया, फिर ऑप्शन बना दिया केवल एक व दोनों, दूसरा व तीसरा, उपरोक्त में सभी, तब दिमाग खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? 1 2 और 4 दे देगा तो दिमाग, ऑब्वियस सी बात है, फंसना ही फंसना है। तो इतना मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अगर इतना समझ में आई है तो इसको राइट डाउन करिए आगे।